गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और हम केमिस्ट्री की सीरीज के अगले वीडियो को देख रहे हैं भाई। और इस वीडियो में मुख्य रूप से हम एंजाइम उत्प्रेरण को पढ़ने वाले हैं। देखते हैं, देखो एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में। और आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखते हैं, देखो अगर हम एंजाइम उत्प्रेरण की बात करते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण तो होता क्या है आप समझने की कोशिश करें भाई। जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम द्वारा यदि कोई अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है, मतलब उसकी उपस्थिति में या तो अभिक्रिया की दर तेज हो जाती है या फिर धीमी हो जाती है, तो उसी को हम एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। तो आप समझ गए भाई, यदि एंजाइमों द्वारा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया को एंजाइम उत्प्रेरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसके बारे में देखो एक दो बातें और पूछी जाती हैं। ये जो एंजाइम होते हैं मुख्य रूप से जीवित कोशिकाओं में मिलते हैं। हमें कहाँ मिलते हैं भाई? जीवित कोशिका में। और अगर इनकी हम बात करें तो ये मुख्य रूप से उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। तो आप याद रखेंगे इनका अणुभार बहुत ज्यादा होता है। और ये अगर रासायनिक रूप से हम देखें तो रासायनिक रूप से बिल्कुल प्रोटीन के समान होते हैं। बिल्कुल प्रोटीन के समान होते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं ये प्रोटीन ही होती है, लेकिन जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। तो आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं भाई। अगर एंजाइम के बारे में हम बात करें तो ये मुख्य रूप से जो बिस्मांगी कोलाइड के समान होता है, बिस्मांगी कोलाइड के समान। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भाई कि उत्प्रेरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो समांगी और दूसरा बिस्मांगी। अगर ये कोलाइडी बिस्मांगी है तो एंजाइम उत्प्रेरण भी किस प्रकार का उत्प्रेरण होगा? बिस्मांगी उत्प्रेरण होता है। ये बात याद रखेंगे, ये वन लाइन में पूछा जा सकता है कि एंजाइमों द्वारा होने वाला उत्प्रेरण मुख्य रूप से किस प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का उत्प्रेरण होता है? बिस्मांगी उत्प्रेरण होता है। इस बारे में आप थोड़ा सा याद रखें भाई। और इससे संबंधित जो एंजाइम उत्प्रेरण हैं उनकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। एंजाइम उत्प्रेरण की बहुत सी विशेषता होती है और यहीं से क्वेश्चन भी पूछा जाता है भाई। सही है। इससे पीछे जो हमने उत्प्रेरण पढ़ा था आप इस बारे में भी समझे। देखो इससे पहले जो हम उत्प्रेरण पढ़कर आ चुके हैं वो या तो कोई भी कार्बनिक यौगिक होता था, या तो कोई भी कार्बनिक यौगिक होता था, या फिर अकार्बनिक, या तो कोई भी अकार्बनिक यौगिक होता था, या फिर कोई भी अकार्बनिक तत्व हुआ करता था। तो इस बारे में आप थोड़ा सा याद रख लेना। और इनमें देखो एक बात और समझना, जो पिछला उत्प्रेरण हम पढ़ चुके हैं उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठोस धातु की अपेक्षा चूर्ण के रूप में, चूर्ण या बारीक पिसे हुए पदार्थ ज्यादा प्रभावी होते हैं। इसका कारण पूछा जाता है आपसे। सही है। तो आप समझने की कोशिश करें। जैसे एक अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, नाइट्रोजन और 3H2 क्या बना रहे थे भाई? अमोनिया बना रहे थे। तो हम ये पढ़ चुके हैं देखो अमोनिया बनाने की विधि। और इसमें लोहे को मुख्य रूप से किसके रूप में लिया था? उत्प्रेरक के रूप में लिया था। तो लोहा दो प्रकार से ले सकते हो, एक तो ठोस टुकड़ा ले सकते हो, इसका ठोस टुकड़ा ले सकते हो भाई। तो आप याद रखेंगे ठोस टुकड़े के रूप में ले सकते हैं, या फिर वो पिसा हुआ चूर्ण के रूप में भी ले सकते हैं। तो ज्यादा प्रभावी कौन सा होगा? ये। अब इसका कारण क्या होता है आप समझें। अगर देखो लोहे का टुकड़ा है तो इतना बड़ा होगा, अगर इसे पीस लेंगे तो इसे इतने बीच में फैलाया जा सकता है, पिसे हुए चूर्ण को इतने बीच में। यानी कि ठोस टुकड़े से पिसे हुए टुकड़े का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। वो क्या होता है? बढ़ जाता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण
इसमें मुक्त केंद्र की संख्या बढ़ जाती है, जिन्हें मुक्त संयोजकता भी कहते हैं। तो आप याद रखना थोड़ा सा, इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहे भाई। ये अधिशोषण का एक सिद्धांत है, उसके आधार पर काम करता है। जैसे मान लो ये टुकड़ा है, इसके जो कॉर्नर होंगे उत्प्रेरण केवल वहीं पर होगा। जो कॉर्नर, ऐसा नहीं है बिल्कुल चिकने टुकड़े पर उत्प्रेरण होने लगे, तो चिकने पार्ट पर कभी भी उत्प्रेरण नहीं होता है, मतलब उत्प्रेरक के रूप में वो कार्य नहीं करता है। जहां से कटा छटा और कॉर्नर वाले क्षेत्र होते हैं, वहां से उत्प्रेरण के रूप में ज्यादा सक्रिय क्षेत्र होता है। तो टुकड़ों में तो जो पिसा हुआ चूर्ण होगा वो ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला होगा और ज्यादा की ज्यादा एक्टिव होगा, यानी कि उसमें मुक्त केंद्र और मुक्त संयोजकताएं ज्यादा पाई जाती हैं। तो वैसे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाना, आप दो बातें याद रखें कि ठोस टुकड़े और पिसे हुए में कौन ज्यादा उत्प्रेरक के रूप में सही रहता है, तो कौन, पिसा हुआ। तो आपको याद रखना है ये सारे कैसे होते थे, या तो अकार्बनिक तत्व हुआ करते थे या फिर अकार्बनिक यौगिक। लेकिन जो एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं वो मुख्य रूप से कैसे होते हैं, कार्बनिक। सबसे पहली विशेषता तो इसकी यही है कि एंजाइम उत्प्रेरक कैसे होते हैं, कार्बनिक होते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक कैसे होते हैं भाई, कार्बनिक होते हैं, सबसे पहली बात तो ये, और नाइट्रोजन युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, नाइट्रोजन युक्त, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है ये जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, जीवित कोशिका में, आपको याद रखना है। तीसरा, अगर रासायनिक रूप से हम देखें इसे, रासायनिक रूप से अगर हम देखते हैं तो रासायनिक रूप से ये मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं भाई, रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं, ये अगली बात। और इनकी जो क्रिया होती है वो विशिष्ट होती है, बिल्कुल। कैसी क्रिया होती है, विशिष्ट। पिछली वीडियो में भी हमने इस पर बात की थी। विशिष्ट क्रिया का मतलब ये होता है एक पदार्थ यानी कि एक एंजाइम किसी एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है, तो इसका मतलब ये होता है। और दो सबसे प्रमुख बात कि ताप और विलयन की पीएच, इन्हें उत्प्रेरित यानी कि प्रभावित करते हैं। इन दोनों के द्वारा ये प्रभावित होते हैं। तो आप याद रखेंगे इस बात को। जबकि पिछले वाले जो पढ़े थे वो ना तो विलयन की पीएच से और ना ही टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होते थे। इनके लिए, क्योंकि ये जीवित होते हैं भाई, और जीवित प्राणी क्या 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जीवित रह सकता है, कोई भी जीव हो, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं भाई। तो इनके लिए जो अनुकूल ताप है वो 25 से 37 डिग्री है। यानी कि अगर किसी विलयन में या किसी भी पदार्थ का ताप 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तभी ये एंजाइम जीवित रह सकते हैं और अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा कम करेंगे तो भी वो जीव मर जाएंगे, और अगर इससे ज्यादा कम करेंगे तब भी वो एंजाइम मर जाएंगे। तो आप याद रखना। और पीएच की अगर बात करें तो इनके लिए अनुकूल जो पीएच होती है वो 5 से 7 मानी गई है, क्योंकि ये अम्लीय माध्यम होता है। और आप बिल्कुल रट लें, जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जहां जहां अम्लीय क्षेत्र होता है या माध्यम होता है, क्योंकि आप जानते हैं HCl पाया जाता है अमाशय के रस में, तो वहां पर एंजाइम एक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि अम्लीय क्षेत्र में ही रह सकते हैं। अगर क्षारीय माध्यम हो गया तो इनकी मृत्यु तय होती है। तो इसीलिए अम्लीय माध्यम में लगभग 5 से 7 पीएच पर ही ये जीवित रह सकते हैं, और टेम्परेचर 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जीवित रह सकते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। और अगला देखते हैं, देखो एक शब्द और आता है इसमें, कोएंजाइम। क्या आता है भाई, कोएंजाइम। ये क्या होते हैं आप समझें इसे। देखो, जब कोई भी एंजाइम लिया जाता है तो एंजाइम मुख्य रूप से कैसे होते हैं, प्रोटीन, तो उसमें एक अप्रोटीन पदार्थ भी होता है। जब एंजाइम लिए जाते हैं तो उसमें एक अप्रोटीन एंजाइम भी होता है, और इस अप्रोटीन पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम। अब इसका कार्य क्या होता है, कोएंजाइम कभी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करता है, अपितु यह एंजाइम के लिए वर्धक का कार्य करता है। किसका, वर्धक का, यानी कि उसे मोटिवेट करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं प्रोटेक्ट करता है, या उसकी
जो एंजाइम मतलब उत्प्रेरण की क्षमता है उसे बढ़ाता है। ये शब्द लिख दो, देखो को एंजाइम का कार्य मुख्य रूप से क्या होता है, एंजाइम की उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ाना, उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ाना इसका प्रमुख कार्य होता है। लेकिन कभी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करते हैं कोएंजाइम। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें उत्प्रेरक वर्धक करके मैंने पढ़ाया था। तो जो उत्प्रेरक वर्धक का काम वहां पर होता है, बिल्कुल कोएंजाइम का काम यहीं पर वो कोएंजाइम का काम यही करते हैं भाई, सही है। आप डायरेक्ट कह सकते हैं जिस प्रकार से उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा रहे थे लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे थे, ठीक उसी प्रकार से कोएंजाइम एंजाइम उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देते हैं लेकिन अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करते हैं। तो इन 3-4 शब्दों के बारे में ही यहां से जब कभी भी क्वेश्चन बनते हैं तो पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे। और इसके जो एग्जाम्पल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहीं से जनरली क्वेश्चन बनता है। देखो एक एक करके हम पढ़ रहे हैं, इसके एग्जाम्पल ही आपको याद रखने हैं। जनरली क्वेश्चन जो बनता है यहीं से बनता है भाई, सही है। जैसे एक ईस्ट के बारे में सुना होगा आपने, खमीर, सही है। ईस्ट के बारे में जिसे खमीर के नाम से भी जानते हैं भाई, ये जो होता है इसमें 2 प्रमुख एंजाइम होते हैं ईस्ट में। ईस्ट को तो आप जानते होंगे, जैसे आप ब्रेड खाते हैं मॉर्निंग में तो वो बीच में बहुत सॉफ्ट होती है तो उसमें CO2 गैस भरी होती है, वो इसी के कारण। जैसे आपने देखा होगा जब जलेबी बनाई जाती है तो जलेबी बनाने से पहले मैदा को रात में ही रख दिया जाता है और सुबह तक सड़ाया जाता है उसे, तो उसमें मुख्य रूप से ईस्ट ही होता है जिसके कारण उसमें एंजाइम आ जाते हैं और वो CO2 का निष्कर्षण करते हैं। और उसमें इसीलिए जितनी भी सॉफ्ट चीजें होती हैं, चाहे बिस्किट हो सॉफ्ट वाले, चाहे फिर आपके ब्रेड हो बंद हो, जो बंद टाइप की आती है ब्रेड, या बड़ा पाव जिसे आप कहते हैं, बड़ा पाव या बर्गर जो होता है बहुत सॉफ्ट होते हैं अभी बीच में से, तो इन सभी में ईस्ट डाला जाता है और ईस्ट बीच में गैप कर देता है, CO2 भर जाती है, इसीलिए ये सॉफ्ट दिखाई देते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से एक तो इन्वर्टेस एंजाइम होता है, इन्वर्टेस एंजाइम होता है भाई, और एक होता है जाइमेस एंजाइम, सही है प्रमुख रूप से, और अभी पढ़ेंगे और भी होते हैं। दूसरा होता है जाइमेस एंजाइम। तो खमीर या ईस्ट की उपस्थिति में जो सुक्रोज होता है, जो सुक्रोज होता है वो एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है भाई, एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। कैसे, आप समझे इस बात को। सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11 और इसका जल अपघटन करा दिया जाता है। इसका जल अपघटन करा दिया जाता है किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। और ईस्ट का कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेस एंजाइम। इन्वर्टेस एंजाइम इसका अपघटन कर देता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसमें कर देता है, C6H12O6 C6H12O6, ये है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। इन दोनों की समान मात्राएं बनती हैं, 1 के रेशो में बनती हैं। और ये जो सम अणुक मिश्रण होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, ये जो सम अणुक का मतलब है समान अणुओं का मिश्रण जो बनता है इसे प्रदीप शर्करा कहते हैं। प्रदीप शर्करा कहते हैं, या फिर इनवर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं इसे। तो आप याद रखेंगे प्रदीप शर्करा या फिर इनवर्ट शुगर क्या होती है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की सम अणुक मात्राओं के मिश्रण को हम कहते हैं। और जैसे ही ये ग्लूकोज C6H12O6 प्राप्त हो जाता है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हैं, वास्तव में ये क्या है, एक इनवर्ट शर्करा है। तो ये जाइमेस एंजाइम द्वारा एथिल अल्कोहल और CO2 में बदल जाता है, एथिल अल्कोहल और CO2 में बदल जाता है। और इसके फलस्वरूप आपको क्या प्राप्त हो गया भाई, एथिल अल्कोहल। यही तो हम बना रहे थे सुक्रोज से एथिल अल्कोहल, तो आप याद रखेंगे इस बात को। और एक अभिक्रिया और होती है जो आपकी अंकुरित जौ होती है, उससे हम क्या बनाते हैं भाई, अल्कोहल। वो भी यही अभिक्रिया होती है, तो उसे और देख लें आप। ये जो ईस्ट होता है इसी में एक एंजाइम होता है, चलो उसे अभी पढ़ते हैं। अगला देखते हैं, देखो
मुख्य रूप से जैसे स्टार्च होता है भाई, ठीक है, आप स्टार्च को समझें। देखो जो स्टार्च होता है, स्टार्च, तो स्टार्च से हम बना रहे हैं, स्टार्च से एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो स्टार्च से एथिल अल्कोहल तो नहीं, ग्लूकोज डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। तो इसे हम देखते हैं कैसे बनता है। देखो जो स्टार्च होता है वो C6H10O5 होता है, स्टार्च C6H10O5 होता है, और इसके N मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये होता है स्टार्च। तो स्टार्च में यदि माल्टोस एंजाइम हो, यदि माल्टोस, या इसमें एक प्रमुख एंजाइम होता है, आपको याद रखना है उसके बारे में, डाइस्टेस एंजाइम। कौन सा होता है भाई, डाइस्टेस एंजाइम। और ये जो डाइस्टेस एंजाइम होता है ये अंकुरित जौ में होता है, किसमें होता है भाई, अंकुरित जौ में। तो अंकुरित जौ जो होती है ये स्टार्च को माल्टोस में बदल देती है, C12H22O11। इससे क्या प्राप्त हो जाता है, माल्टोस। क्या प्राप्त हो जाता है भाई, माल्टोस। माल्टोस एक प्रकार का, जो आपने अभी पीछे पढ़ा था शुगर, उसी के समकक्ष है भाई, बिल्कुल। उसमें भी C12 होते हैं, इसमें भी 12, बिल्कुल उसके जैसी ही संरचना है। तो आप याद रखेंगे, जैसे ही आपको माल्टोस प्राप्त होता है, जैसे ही आपको माल्टोस प्राप्त होता है, अभी पीछे खमीर पड़ा था, खमीर में एक एंजाइम होता है माल्टेस एंजाइम। तो ये जो माल्टेस एंजाइम है, इसे आपका माल्टोस को ग्लूकोस में बदल देता है, C6H12O6, और ये बना आपका ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज का अपघटन करा लेते हैं और इसी से क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल। ग्लूकोज में जो ईस्ट है उसमें एक एंजाइम कौन सा है भाई, जाइमेस, और ये जाइमेस एंजाइम फिर क्या कर देगा, इसे एथिल अल्कोहल और CO2 में बदल देता है। तो इस प्रकार से आप स्टार्च से क्या बना सकते हैं, एथिल अल्कोहल, नहीं तो डायरेक्ट कहां तक लिख सकते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज से तो हमसे बनाना आता है भाई, क्लियर है। तो ये 2-3 एंजाइम हैं, आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखो एक एंजाइम और है, यूरिएस एंजाइम। एक एंजाइम और है यूरिएस एंजाइम। तो ये याद भी रखना भाई, ये मुख्य रूप से सोयाबीन में पाया जाता है। मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, सोयाबीन में। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करना, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करना। तो आप याद रखेंगे, जो यूरिया होती है वो होती है NH2CO NH2। क्या होती है भाई, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो NH2CO NH2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यूरिया का ये जल अपघटन कर देती है, क्या, यूरिएस एंजाइम। तो यूरिएस एंजाइम जब इसका जल अपघटन करती है तो मुख्य रूप से हमें अमोनिया प्राप्त होती है, और यहां से हमें CO2 गैस प्राप्त हो जाती है, अमोनिया और CO2 गैस। तो इसके बारे में आप याद रखना। एक देखो, जो हमारी लार होती है सलाइवा, सलाइवा में होता है टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम होता है भाई। तो ये जो टाइलिन एंजाइम होता है, इसकी एक प्रकृति होती है कि ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में। किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में। अभी माल्टोस हमने ऊपर पढ़ा। और डाइस्टेस एंजाइम के, माल्टोस एंजाइम को डाइस्टेस एंजाइम किस में बदल देगा, ग्लूकोस में। और ग्लूकोस को जाइमेस एंजाइम किस में बदल देगा, एथिल अल्कोहल में। तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं। और देखो एक एंजाइम और जानते हैं आप, पेप्सिन एंजाइम। तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो अमाशय रस में पाया जाता है। कहां पाया जाता है अभी, पेप्सिन एंजाइम अमाशय, स्टोमक में पाया जाता है, अमाशय रस में पेप्सिन एंजाइम। और ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये मुख्य रूप से अमाशय में पाया जाता है, और अमाशय में पाए जाने के कारण ये उसमें मुख्य रूप से प्रोटीन का अपघटन करता है। किसका, प्रोटीन का। और प्रोटीन को पेंटोस में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है भाई,
पेंटोस में। तो आप थोड़ा सा याद रखना, ये मुख्य रूप से प्रोटीन को पेंटोस में तोड़ देता है। और एक होता है लाइपेस एंजाइम। लाइपेस एंजाइम, ये जो लाइपेस एंजाइम होता है ये मुख्य रूप से आंतरस में पाया जाता है। भाई कहाँ पाया जाता है? आंतरस में। और आंतरस में ये वसा का अपघटन करता है। वसा को एक तो बसीय अम्ल में, बसीय अम्ल में, और बसीय अम्ल के साथ साथ ग्लाइकॉल या ग्लिसरीन भी लिख सकते हैं, ग्लिसरीन में कन्वर्ट कर देता है। तो आप थोड़ा सा इसे याद रखेंगे। एक एंजाइम और होता है जिसे एमिलेज कहते हैं, इसका नाम है एमिलेज एंजाइम। ये जो एमिलेज एंजाइम है थोड़ी सी मात्रा में मुख्य रूप से पाचक रस में पाया जाता है, आपका पाचक रस में। और ये मुख्य रूप से जो आपका स्टार्च होता है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च का अपघटन कर देता है। स्टार्च का अपघटन ग्लूकोज और माल्टोस में करता है। किसमें? ग्लूकोज और माल्टोस में कर देता है। तो ये कुछ हमने पढ़े हैं भाई, और बाकी के बचे कुछ बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो आप इन चीजों को पढ़ लेना और याद रखना। देखो कौन सा एंजाइम कहाँ पर आता है, बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और ऑल के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।